हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है। कहानी का फुल मजा लेने के लिए प्लीज लास्ट तक बने रहें। निक्की नहाने के लिए जैसे ही बाथरूम में पहुंची तभी अचानक उसके सौतेले भाई लक्की ने उसका रास्ता रोक लिया। मैंने बोल दिया ना, मैं नहीं दूंगी। लक्की उदास होते हुए बोला, कम से कम एक बार दिखा तो दे। मैंने आज तक नहीं देखा। देखने का बहुत मन कर रहा है। नहादानी से उसकी शराबी भाई से दोस्ती जी का जंजाल बन गई थी। निक्की ने अपना सर पीट लिया। कहने लगी, इसकी क्या गारंटी है कि देखने के बाद तुम ऐसे ही छोड़ दोगे? हाय रब्बा, ये कैसी मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। लकी की बात सुनकर निक्की जोर जोर से हंसने लगी। बेवकूफ, अभी तुम्हारी बहन बहुत छोटी है, शादी के बाद बड़ी हो जाएगी। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी। भाई आज अपनी बहन की क्लास ले रहा था। लकी की उत्सुकता इतनी बड़ी हुई थी कि निक्की को बार बार बोल रहा था, अच्छा एक बात बता। निक्की अपने भाई से कह उठी, सच बोलना भाई, तूने आज तक कोई लड़की नहीं देखी क्या? मेरा मतलब कुछ तो देखा होगा ना? लकी बोला, आज पहली बार दर्शन करूंगा, सच बोल रहा हूँ, चल अब देर न कर। ये कहते हुए लकी ने निक्की को हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। निक्की के लिए लॉकडाउन जी का जंजाल बन गया था। वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाती थी। स्कूल बंद क्या हुआ? वो बेरोजगार होकर घर पर बैठ गई थी। घर में बूढ़े माँ बाप और एक सौतेला नशेड़ी भाई था। पैसों के साथ साथ घर का राशन पानी भी खत्म हो गया था। घर की खिड़की पर खड़ी बाहर सुनसान गलियों को देख रही थी। निक्की, इंसान तो इंसान, जानवर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। श्मशान की बस्तियां आबाद थीं। वहां पर खूब भीड़ लगती थी। मौत ने चारों तरफ तांडव मचा रखा था। इंसान इंसान से डरने लगा था। निक्की बुरी तरह से टूट चुकी थी। जवानी की भूख को सहन करने वाली आज पेट की भूख के आगे हार गई थी। जिसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, वो भाई के कमरे की तरफ जाने लगी। अपनों से मांगने में कौन सी शर्म? सीढ़ियों चढ़कर ऊपर लक्की के कमरे में देखा, वो नशे में धुत पड़ा हुआ था। अब इस नकारे को कैसे उठाऊं? लकी उठ तो ओ लकी, निक्की ने कई बार आवाज लगाई, तू ऐसे नहीं उठेगा। निक्की को बहुत गुस्सा आ गया था। उसने बाल्टी भर पानी उस पर डाल दिया। वो एकदम से उठ गया था। अपने पास निक्की को देखकर वो क्या उठा? ये कोई तरीका है? उठाने का सारा नशा उतार दिया। मैंने तुझसे कई बार मना किया है कि मेरे कमरे में मत आया कर। लकी गुस्सा दिखाते हुए बोला, जब भूख लगेगी मैं खुद आकर खाना खा लूंगा। निक्की कहने लगी, खाना तो तब खाएगा ना जब घर में राशन होगा। सारे बर्तन खाली पड़े हैं। घर में एक दाना भी नहीं जो तुझे पकाकर खिला सको। मुझे कुछ पैसे दे ताकि मैं बाजार जाकर सामान ला सकूं। लकी मुस्कुरा कर बोला, रुपए तो मैं दे दूंगा, लेकिन सामान कहाँ मिलेगा? सारी दुकानें तो बंद है। सुबह सवेरे सिर्फ 1 घंटे के लिए खुली थी। अब तो कल ही कुछ हो सकता है। निक्की उदास होकर लकी की चारपाई पर ही बैठ गई। भाई, अब तू ही कुछ करना। मुझे तो भूख सहन करने की आदत है, लेकिन माँ बाबूजी को भूखा नहीं देख सकती। मुझे यकीन है कि तू कुछ भी कर सकता है। तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं। निक्की लकी को मस्का मारने लगी थी। मैं तेरे सारे कमरे की सफाई भी कर दूंगी। ये ले, उसने लकी को तौलिया देते हुए कहा, मैंने तेरे सारे कपड़े गीले कर दिए थे, इनको बदलकर दूसरे कपड़े पहन ले। लकी आज अपनी बहन के सारे गिले शिकवे भुलाकर उसको खुश करने वाला था। सबकी खुशी का ख्याल रखने वाली निक्की के मुरझाए हुए चेहरे को फूल की तरह खिला हुआ देखना चाहता था। लकी मुस्कुराते हुए निक्की के बेहद नजदीक पहुंच गया। निक्की कुछ समझ नहीं पाई कि आज उसका भाई आखिर उससे क्या चाहता है।
वो कुछ कह पाती उससे पहले ही लक्की ने कहा, मेरे कपड़े तूने गीले किए हैं, इसलिए अब तुझे ही बदलने पड़ेंगे। यही तुम्हारी सजा है, फिर मैं सामान लाकर दूंगा। निक्की समझ नहीं सकी कि आखिर लक्की ऐसा क्यों चाहता है। वो इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद समझ ना सकी कि भाई की आंखों में अब वो खटकने लगी है। लॉकडाउन से पहले जो शहर की खूबसूरत लड़कियों को देखकर जो खुश होता था, आज लक्की अपनी खूबसूरत बहन को देखकर न जाने क्या क्या सोच बैठा था। उस पर निक्की ने ये बेवकूफ कर दी कि कपड़े बदलने की ये छोटी सी सजा उसने मंजूर कर ली थी। उस नादान को क्या पता कि पेट की भूख से भी खतरनाक जिस्म की भूख होती है, जैसे एक बार लग जाए कभी नहीं मिटती। निक्की के हाथ आज पहली बार छू रहे थे। उसमें लक्की की शर्ट बनियान क्या निकाली। सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। लक्की का शरीर ब्रज गीला और मजबूत था। निक्की ने लक्की की आंखों में देखते हुए अब उसके नीचे के कपड़े उतारने लगी। शर्म के कारण हड़बड़ी में घुटने से निकलने के चक्कर में निक्की नीचे की तरफ क्या झुकी। सारा खेल ही बिगड़ गया था। ये नजारा देखकर निक्की की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके मुंह से चीख निकलने वाली ही थी कि यही सोचकर निक्की ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। घुटनों के बल बैठी हुई निक्की के पास पहुंचते ही लक्की को उठा, इतनी गौर से क्या देख रही हो। लक्की की ये बात सुनते ही निक्की झपटे हुए शर्मा कर अपना सिर नीचे झुका लिया था। निक्की शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसने लक्की के सामने अपने सिर को 2-3 बार ने हिलाया था। कुछ नहीं होगा पगली, लेकिन भाई के उस पर बहन का अधिकार नहीं होता, ये गलत है। लक्की, निक्की ये सब कहते हुए लक्की के कमरे से बाहर जाने लगी। लक्की ने निक्की को छोड़ दिया था। वो नाराज होते हुए कपड़े पहनने लगा। निक्की भी क्या करती, लेकिन शर्म और लाज बार बार उसके सामने आकर खड़ी हो जाती। ये तेरा भाई है, पति नहीं, जो अपनी अमानत सौंपने चली थी। ये सब सही नहीं है। हमें मर्यादाओं में रहना चाहिए, लेकिन आग तो दोनों तरफ लगी थी। बच पाना मुश्किल है। खाने पीने का सारा सामान लक्की ने लाकर रख दिया था। निक्की समझ गई थी कि लक्की मुझसे नाराज है, तभी तो बात नहीं की। उसने सभी के लिए खाना तैयार कर लिया था, लेकिन लक्की ने खाना नहीं खाया। निक्की अपने कमरे में बैठी हुई सोच रही थी कि लक्की को वो वाली भूख लगी हुई है। रोटी खाने से सिर्फ पेट भरता है, जिस्म नहीं। निक्की के प्रति लक्की की चाहत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो उसके आगे पीछे घूमता रहता। निक्की मन ही मन सोचने लगी, लॉकडाउन में भाई कहीं बाहर भी तो नहीं निकल सकता। सख्त पहरा लगा हुआ है। नहाने के लिए जैसे ही निक्की बाथरूम में पहुंची, लक्की ने अचानक रास्ता रोक लिया। मैंने बोल दिया ना, मैं नहीं दूंगी। लक्की उदास होते हुए बोला, कम से कम एक बार देख तो लूं। मैंने आज तक नहीं देखा। देखने का आज बड़ा मन कर रहा है। नादानी में निक्की और लक्की की दोस्ती जी का जंजाल बन गई थी। निक्की ने अपना सर पीट लिया। इसकी क्या गारंटी है कि देखने के बाद तुम ऐसे ही छोड़ दोगे और कुछ नहीं करोगे? हाय रब्बा, ये कैसी मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। लक्की की बात सुनकर निक्की जोर जोर से हंसने लगी। बेवकूफ, अब भी तेरी बहन बहुत छोटी है, शादी के बाद बड़ी होगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, भाई आज अपनी बहन की क्लास ले रहा था। लक्की की उत्सुकता इतनी बड़ी हुई थी कि निक्की को बार बार बोल रहा था, अच्छा एक बात बता भाई। निक्की उससे पूछ बैठी, सच बोल न भाई, तूने आज तक कोई लड़की नहीं देखी क्या? मेरा मतलब कुछ तो देखा होगा ना। आज पहली बार दर्शन करूंगा, लक्की ने कहा। निक्की के जलवे देखकर लक्की की हालत खराब हो गई थी। मेरे पास जो कुछ था मैंने दिखा दिया। निक्की कहने लगी, अब बाहर निकल, मुझे भी नहाने दे। तुझको अपने भाई पर थोड़ा बहुत भी तरस नहीं आता क्या? लक्की ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा न सही।
कम से कम एक बार तो निक्की रहमदिल थी। सिर्फ एक बार, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बेखबर निक्की को क्या मालूम था? परवाना खुद क्षमा में जलकर अपनी हस्ती मिटाने वाला था। नादान क्षमा कुछ न समझ सकी। सुबह से शाम हो गई, लक्की अब तक घर क्यों नहीं आया? निक्की खुद को कोस रही थी। और दिखा जलवे आखिर है तो वो भी एक मर्द ना कब तक अपनी इच्छा पर काबू रखता। ऐसी मेरी जवानी किस काम की, जो किसी का भला न कर सके। भाई भाई कहकर रिश्तों को इतना बांधना भी ठीक नहीं। अगर उसको कुछ हो गया तो क्या करेगी? अपनी जवानी का अचार डालेगी क्या? नहीं, वो मुझसे नाराज होकर नहीं गया है। उसके कहने पर मैंने एक बार अपना जलवा दिखाया भी था। तुमने सबसे बड़ी गलती यही कर दी। निक्की रानी आग में घी डालकर, ये मैं क्या ऊंट पटांग सोच रही हूँ। शायद लक्की अपने दोस्तों के पास पार्टी करने गया हो, अभी आ जाएगा। जैसे ही दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर निक्की ऐसे भागी जैसे उसकी सबसे बड़ी खुशी दरवाजे पर खड़ी हो। दरवाजा खोलते ही सामने लक्की को देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। ये चोट कैसे लगी? लक्की, तेरे तो सारे कपड़े फटे हुए हैं। शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए लक्की कह उठा, पुलिस वालों ने मारा है मुझे। वायरस से ग्रस्त लक्की कहने लगा, मुझसे दूर रहो। निक्की रोने लगी। मैंने तुझे कहा था ना, लॉकडाउन में बाहर मत निकलना। मेरे मना करने पर भी तू बाहर क्यों गया? वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया था। खांसी और बुखार से लक्की का बुरा हाल था। दवा पानी लेकर निक्की लक्की के कमरे में पहुंच गई। कुछ नहीं होगा भाई, तुझे मैं हूं ना। ऐसी कितस्सी वायरस की मेरे होते हुए भला वो तेरे पास कैसे आ सकता है? स्पेशल काढ़ा बनाया है मैंने तेरे लिए, ये पीते ही 1 मिनट में ठीक हो जाएगा। पगली, क्यों आई है मेरे कमरे में? मेरे साथ साथ तू भी बीमार हो जाएगी। निक्की ने लक्की का सर अपनी गोद में लेते हुए कहा, मर ही जाऊंगी ना, लेकिन तुझे तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकती। जो अपनी सीमाओं को तोड़ के हाथ से गुजर जाए, उससे बड़ा कोई प्रेम नहीं होता। सब रिश्ते नाते उसके आगे झूठे लगते हैं। आज तुझे अपना सब कुछ सौंप दूंगी, लेकिन तुझे मरने नहीं दूंगी। निक्की ने अपना चांद सा मुखड़ा लक्की के चेहरे पर झुकाती चली गई। सवेरे तक लक्की काफी हद तक ठीक हो चुका था। अपने भाई को कुछ देखकर बहन की जान में जान आई। आज भी नहीं रखी। इसने लगता है बोतलें खाली हो गई है इसकी। निक्की ने लक्की से मजाक किया, मेरी आंखों से पीली बेदर्दी, सारा नशा भूल जाएगा। मैंने छुपा के रखी हुई है कुछ बियर, चल आजा साथ में बैठकर पीते हैं। निक्की सचमुच पागल हो गई थी। लक्की के प्यार में पहले मुझे खाना दे, बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। लक्की ने निक्की को एक चपेट मार दी। क्या करता है भाई, लग रही है ना? निक्की को अच्छा लगा, लेकिन उसके आगे नाटक कर रही थी। अभी जीतने हाथ चलाने हैं। चला रात को देखूंगी तुझे। लक्की कहने लगा, ये सब ठीक नहीं है। एक अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी करा दूंगा। ओहो, निक्की झूमते हुए बोली। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। वाह रे ठरकी, सपने दिखाकर मेरी डोली उठाने की बात करता है। अब तो कुछ भी हो जाए, लॉकडाउन में खटिया टूटकर ही रहेंगी। भाई बहन दोनों एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। निक्की को मुस्कुराता हुआ देखकर लक्की पूछ बैठा, क्या चल रहा है तेरे मन में, जरा हम भी तो सुने। रात होने दे भाई, मैंने फ्रिज में चाइल्ड बियर रखी हुई है। आज पहली बार तेरे साथ बैठकर मैं भी पीऊंगी, बड़ा मजा आएगा। ये सुनकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट मत जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है। कहानी का फुल मजा लेने के लिए लास्ट तक बने रहें। मैं अपनी बहन के साथ ट्रूथ डेयर का गेम खेल रहा था। तभी दीदी बोली, अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए रुथ, या फिर डेयर। तब मैंने उनसे कहा डेयर। इसके बाद दीदी ने सवाल किया,
क्या तुमने कभी किसी को किस किया है? तब मैंने कहा नहीं, लेकिन अगर कोई लड़की तुम्हारी तरह दिखने वाली और तुम्हारी जैसी मिली तो जरूर करूंगा। इस पर दीदी बोली, क्या? लेकिन मैं तो तुम्हारी बहन हूं। इतना सुनते ही मैंने बोला, तो क्या हुआ? ये तो सिर्फ एक गेम है, तो क्या? दीदी, अब मैं तुम्हें किस करूं? तब दीदी बोली, हाँ, लेकिन गाल पर। मैंने कहा नहीं, मुझे तो कहीं और चाहिए। अब दीदी गुस्सा हो गई थी और मुझे डांटने लगी, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर अब मैं रुक गया तो फिर कभी दीदी से बात नहीं कर पाऊंगा। किसी तरह दीदी को शांत किया। मैंने कहा, ठीक है दीदी, गाल ही सही, अब क्या मैं तुम्हें किस कर दूं? तब दीदी ने बोला कि हाँ। तब मैंने दीदी के पास गया और कुछ देर ऐसे ही देखता रहा। फिर मैंने दीदी से धीरे से कहा, दीदी, अब मैं छोटा नहीं हूं, अब मैं बड़ा हो गया हूं। ये सुनकर मेरी दीदी हंसने लगी, कहने लगी, अच्छा तो तुम अब बड़े हो गए हो, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी पुरानी पेंटी दे दूंगी, फिर तुम मुझे याद करके। इतना बोलते बोलते दीदी अचानक रुक गई। मैं समझ गया था कि दीदी क्या कहना चाहती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूं आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम नवीन है और मैं बिहार का रहने वाला हूं। ये कहानी मेरी और मेरी दीदी की है, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि कैसे मैंने अपनी दीदी को तैयार किया जबकि उनका मन नहीं था। तो दोस्तों, इस कहानी को दिल थाम कर सुनिएगा। हमारे परिवार में मैं और मेरे पापा और मेरी मम्मी और मेरी एक बड़ी बहन है। मेरे पापा का नाम मोहन राय है और वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। और मेरी मम्मी का नाम मधु है, वो एक गृहिणी है। और मेरी बड़ी बहन का नाम रश्मि है और वो 12वीं क्लास में पढ़ती है। और मेरा नाम तो आपको पता ही होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मम्मी पापा की लव मैरिज हुई थी और वह दोनों ही काफी शिक्षित थे, इसलिए हमारे घर का माहौल काफी खुला और आधुनिक है। अगर दीदी की बात कहूं तो वह अपने शरीर का बहुत ख्याल रखती है और अच्छी तरह शिक्षित होने के कारण शर्ट, जीन्स और टॉप पहनना उसके लिए आम बात है। दीदी अपनी फिटनेस का काफी ख्याल रखने के कारण काफी आकर्षक और खूबसूरत दिखती है। मैं घर में उसका इकलौता भाई हूं, इसलिए मुझे हमेशा बहुत प्यार करती है और मेरी दीदी मुझे कभी नाराज नहीं करती। जब भी समय मिलता है हम दोनों मिलकर खुलकर बातें करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है जब मैं 10वीं क्लास में था। मेरी परीक्षाएं खत्म हो चुकी थी और गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। उस समय मेरी दीदी का भी छुट्टियां चल रही थी, क्योंकि मैं कभी रिश्तेदारों के यहाँ रहने नहीं गया था, इसलिए मैंने छुट्टियां घर पर ही बिताने का फैसला किया। हालांकि मेरी मम्मी नानी के घर जाने को कहने लगी थी, इसलिए पापा ने मम्मी को नानी के घर छोड़ आए थे। मुझे घर पर छुट्टियां बिताने में कोई परेशानी भी नहीं थी, क्योंकि मैं घर पर लैपटॉप में गेम खेलता और मोबाइल पर टाइम पास करता रहता था। एक दिन मैं लैपटॉप पर गेम खेल रहा था और उस समय घर की काम वाली बाई छुट्टी पर गई हुई थी, इसलिए दीदी ही सारे काम घर के कर रही थी। पापा सुबह ऑफिस चले गए थे और दीदी घर के काम निपटा रही थी। उसने उस दिन राजस्थानी ड्रेस पहना हुआ था और क्योंकि वो घर पर थी, इसलिए उसने दुपट्टा नहीं लिया था। उस समय दीदी मेरे कमरे में आई और झाड़ू लगाने लगी। मैं बेड पर बैठा हुआ गेम खेल रहा था। जैसे ही दीदी कमरे में आई और झाड़ू लगाने लगी, मैंने उसकी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। क्योंकि उसने दुपट्टा नहीं लिया था, कुछ वजूद उसका साफ दिखाई दे रहा था। अचानक दीदी ने मेरी तरफ देखा और बोली, उठ, मुझे बेड सेट ठीक करने दे और फिर अपना गेम खेलना। फिर मैं तुरंत दूसरी तरफ देखने का नाटक करने लगा और फिर उठकर बाथरूम में चला गया। बाथरूम में जाकर मैंने सोचा कि कहीं दीदी ने मुझे देखते हुए देख तो नहीं लिया। उस समय मैं बहुत डर गया था, लेकिन मेरे मन में कई तरह के विचार चलने लगे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जो मैंने देखा और सोचा क्या वो सही था या गलत। फिर मैं बेडरूम में वापस आकर बैठ गई, लेकिन अब मेरा ध्यान गेम खेलने में नहीं लग रहा था। बेड सेट ठीक करके दीदी किचन में चली गई थी। तब मुझे राहत मिली,
कि दीदी को कुछ शक नहीं हुआ। फिर मैंने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और मोबाइल पर टाइम पास करने लगा। अचानक मुझे एक नोटिफिकेशन आया और मैंने उस पर क्लिक कर दिया। वहां मुझे कई तरह की कहानियां दिखी, जिनमें एक कहानी भाई बहन के बारे में थी। मैंने वो कहानी पढ़ी जिसमें भाई अपनी बहन के साथ किस तरह आनंदित होकर वक्त गुजारता है। वो कहानी पढ़कर मेरे मन में भी कुछ वैसा ही ख्याल आने लगे। तब मैं बाथरूम में जाकर अपनी दीदी के बारे में सोचते हुए हैंड प्रैक्टिस करने लगा। फिर बाहर आया तो देखा कि उधर दीदी किचन में खाना बना रही थी और फिर मैं फिर से पानी निकालते हुए दीदी को देख रहा था। वो मेरी तरफ पीठ करके खड़ी थी और मैं उन्हें ध्यान से देख रहा था। उसका यान खाना बनाने में था, इसलिए उसे पता नहीं चला कि मैं उसे किस तरह देख रहा हूं। और तभी अचानक दीदी पीछे मुड़ी और मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या रे नवीन, क्या हुआ, क्या देख रहा है? मैं तो एकदम से घबरा गया और स्थिति संभालते हुए बोला, कुछ नहीं दीदी, मैं देख रहा था कि मेरी प्यारी दीदी कितनी मेहनत करती है सुबह से लेकर रात तक। ये सुनकर दीदी को बहुत अच्छा लगा और उसने कहा, भाई कुछ सालों बाद तुम्हारी पत्नी भी आ जाएगी मम्मी की मदद करने के लिए। और इतना कहकर दीदी हंसने लगी। मैं अपने बेडरूम में चला गया और सोचा कि दीदी को क्या पता कि मैं उसे ही देख रहा था और क्या सोच रहा था। इस तरह दीदी को देखते देखते कुछ दिन निकल गए और तब मैंने सोचा कि सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। ऐसा सोचते सोचते शाम हो गई और पापा ऑफिस से घर आ गए। उन्होंने कहा कि ऑफिस के काम के लिए मुझे 10 दिनों के लिए विदेश जाना पड़ेगा। ये सुनकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ और मैंने सहमति में सर हिला दिया। फिर 3 दिन बाद पापा जाने वाले थे और मैंने ठान लिया कि जो भी करना है इन 10 दिनों में ही करना है, नहीं तो फिर ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। अगला दिन मंगलवार था, पापा जाने वाले थे, इसलिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। दीदी और पापा शॉपिंग के लिए निकलने वाले थे। तब मुझसे पूछा, तू जाएगा क्या? तब मैंने मना कर दिया और कहा, आप लोग जाओ, मैं गेम खेलूंगा। फिर दीदी और पापा शॉपिंग के लिए चले गए और उनके जाते ही मैंने दरवाजा लॉक किया और उनके बेडरूम में गया। मैंने अलमारी खोलकर देखा कि क्या मुझे कोई आइडिया मिलता है। मैंने अलमारी में ढूंढने की कोशिश की तो मुझे दीदी की लिपस्टिक और बॉडी स्प्रे मिला। ढूंढते हुए मुझे दीदी के कुछ कपड़े मिले। उनमें एक ड्रेस मिला, दीदी का वन पीस था। उसे देखकर मैंने सोचा, दीदी इस ड्रेस में कैसी लगेगी। ये सोचते सोचते मैंने अलमारी में कपड़े ठीक ठाक से रख दिए, लेकिन बेडरूम में दीदी की फोटो देखकर मुझे फिर से कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अब मैंने मन में ठान लिया था कि दीदी के नाम पर कुछ भी नहीं होने वाला। अब कुछ करना ही पड़ेगा, तभी मैं शांत हो पाऊंगा। सब कुछ ठीक से समेटकर मैं हॉल में आकर टीवी देखने लगा। तब दीदी और पापा वापस आ गए और वो भी आकर हॉल में बैठ गए। इस तरह वो दिन तो निकल गया और अगले दिन पापा जाने वाले थे, इसलिए दीदी ने जल्दी उठकर सब कुछ समेट दिया और पापा को नाश्ता देकर घर के बाकी काम करने लगी। सुबह के 8 बजे पापा हमें बाय बोलकर चले गए और दीदी भी घर के कामों में लग गई। पापा का बाहर कंपनी में काम से जाना हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी। दीदी जल्दी उठने और पापा को संभालने के चक्कर में नहाने नहीं जा पाई थी। पापा के जाने के बाद सुबह 9 बजे दीदी नहाने चली गई और मैं हॉल में टीवी देख रहा था। अचानक दीदी की आवाज आई, नवीन तौलिया दे दो, मैं बाहर ही भूल आई हूं। मैं तुरंत तौलिया लेकर गया। दीदी ने दरवाजा थोड़ा सा खोला और तौलिया लेने के लिए हाथ बढ़ाया। जब तौलिया के लिए हाथ बढ़ाया तब मैंने देखा कि दीदी के बाल पूरी तरह भीगे हुए थे। उनके हाथ से पानी टपक रहा था और उनके चेहरे और हाथों पर पानी की बूंदें देखकर दीदी मुझे बेहद खूबसूरत लगी। जब दीदी ने हाथ आगे किया तो वो थोड़ा साइड में खिसक गई। तब मुझे वो थोड़ी सी दिखी थी और उस पर पानी की बूंदें भी थी। उसके हाथ जैसे मुझे अंदर बुला रहे थे, लेकिन वो चालाक थी, तुरंत अंदर खिसक गई। ऐसा लग रहा था कि मैं तुरंत अंदर जाकर मैं अपनी दीदी के साथ कुछ प्यार भरे पल बिताऊं। वैसे भी पापा घर पर नहीं थे, लेकिन मैंने खुद पर काबू किया
और हॉल में आकर बैठ गया। फिर 5 मिनट बाद तीरी तौलिया लपेटे हुए हॉल में आ गई और टीवी के पास लगे शीशे के सामने खड़े होकर हेयर ड्रायर से बाल सुखाने लगी। मैं और भी ज्यादा परेशान हो गया और उसे पीछे से देखने लगा। जब जब दीदी अपने बालों में हाथ डालकर हेयर ड्रायर से बाल सुखा रही थी, उसके लिए ये सब नॉर्मल था, लेकिन उसे क्या पता था कि पीछे सोफे पर बैठा लड़का उसे आनंद देने के लिए पागल हो रहा था और उसे पीछे से देख रहा था। मैंने मन में विचार किया कि आज से ही कोशिश करनी चाहिए और मैंने बिना समय गवाए बोला, दीदी तू हमेशा सूट सलवार और राजस्थानी ड्रेस ही पहनती है। तब दीदी बोली, क्यों रे भाई, ऐसा क्या है, मुझे जो सही लगता है वो पहनती हूं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कुछ और पहनना चाहिए? तब मैंने कहा, कुछ नहीं दीदी, कल जब तुम जीन्स और टॉप पहनी थी तो बस यूं ही कह रहा था। तब दीदी बोली, अरे पागल, घर में कौन जीन्स और टॉप पहनता है, बाहर जाना हो तभी तो पहनूंगी ना। फिर मैंने कहा, ऐसा नहीं है दीदी, जब तुम सूट सलवार और राजस्थानी ड्रेस पहनती हो तो थोड़ा उम्र दराज लगती हो, इसलिए बोला। फिर दीदी ने जवाब दिया कि मैं इतनी खूबसूरत हूं और फिर क्या चाहिए। इतना कहकर दीदी जोर से हंसी और बेडरूम में कपड़े पहनने चली गई। मैं भी हंस पड़ा और टीवी देखने लगा। थोड़ी देर बाद दीदी बाहर आई कपड़े बदलकर। ये देखकर मुझे खुशी भी हुई और नाराजगी भी, क्योंकि उसने मेरी बात मानी थी। नाराजगी इसलिए कि अब वो फिर से पूरी तरह से ढकी हुई थी। दीदी हॉल में आई और बोली, अब कैसी लग रही हूं? मैं हैरान होकर बोला, वाह दीदी, अब तो आप एकदम हसीना लग रही हो। दीदी बोली, अरे बुद्धू, तेरे मेरे बीच में 2 साल का है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं, लेकिन कुछ तो कहना था, इसलिए मैंने कहा, अरे दीदी, तुम्हारे और मेरे उम्र का अंतर सिर्फ हमें पता है, लेकिन बाहर किसी को थोड़ी पता है। अगर हम दोनों बाहर घूमने गए तो लोग सोचेंगे कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। इतना कहकर मैं जानबूझकर रुक गया और दीदी की प्रतिक्रिया देखने लगा। तब दीदी ने बिना समय गवाए उत्सुकता से पूछा, अच्छा और क्या बोलना भाई, अब आगे? मैंने कुछ नहीं बोला, बस इतना कहा कि छोड़ो दीदी, तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। तब दीदी बोली, मुझे कभी तुझ पर गुस्सा आया है क्या? और मुझे पता है कि मेरा भाई कभी कुछ गलत नहीं करता, तो मुझे गुस्सा क्यों आएगा? अब जल्दी बोल, क्या कहने वाला था? तब मैंने कहा कि अगर हम साथ में बाहर कहीं घूमने गए तो लोग हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझेंगे और तुम्हारे गले में मंगलसूत्र देखकर लोग हमें पति समझेंगे। इतना सुनकर दीदी जोर जोर से हंसने लगी। अरे बाप रे, इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे क्यों गुस्सा आएगा? और फिर से दीदी हंसने लगी। तब मैंने उससे कहा, हंसो मत दीदी। इतना सुनकर दीदी ने मुझे चिढ़ाने के लिए फिर से हंसना शुरू कर दिया और मैंने दीदी की तरफ दौड़ लगाई। मजाक में मारने के लिए दीदी तब भागकर किचन में चली गई और हंसती रही। फिर हॉल में बैठकर सोचने लगा कि चलो, शुरुआत तो हो गई है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है और वो भी उतना ही मुश्किल है। दीदी बहुत संस्कारी है और मैंने कभी उसे ऐसा महसूस नहीं किया कि उसे इस तरह की किसी चीज की कमी महसूस हो रही हो। जरूरत तो मुझे थी और मुझे जरूरत किसी भी हाल में पूरी करनी थी, वो भी दीदी से। फिर थोड़ी देर बाद मैंने फिर से कोशिश शुरू की। दीदी किचन में काम कर रही थी। मैं वहां पर गया और कहा, दीदी तुम्हें रोज रोज ये काम करते करते बोरियत नहीं होती क्या? तब दीदी ने कहा, नहीं, जब हमारे काम वाली बाई आती है तब मुझे आराम मिलता है। तब मैंने कहा, दीदी अभी तो छुट्टियां शुरू हुई है और मुझे बहुत बोरियत फील हो रही है। तब दीदी ने कहा, तो क्या करे, कहाँ चले घूमने? हम दोनों ही हैं घर में। अब मैंने कहा, चलेंगे दीदी, लेकिन पापा के आने के बाद। तब दीदी बोली, तब तक क्या करेगा? मैंने बोला, मुझे एक गेम पता है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो खेलते हैं। दीदी ने कहा, मुझे लैपटॉप पर गेम खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, कुछ और बताओ। फिर मैंने कहा, अरे मेरी यारी दीदी, लैपटॉप पर नहीं, बस ऐसे ही हम दोनों खेलेंगे। तब दीदी बोली, अच्छा ठीक है, कौन सा गेम है? मैंने बोला, दीदी टूथ और डियर। तब दीदी बोली, अच्छा वो गेम, चलो ठीक है खेलते हैं।
लेकिन पहले मुझे घर के काम खत्म करने दे, फिर खेलेंगे। तब मैंने कहा ठीक है दीदी, तब तक मैं अपने बेडरूम में जाता हूं। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो बेडरूम में आ जाना। ये कहकर मैंने उसे पीछे से गले लगा लिया और गाल पर एक किस किया और फिर बेडरूम में जाकर बैठ गया। बेडरूम में बैठकर सोचने लगा कि दीदी तैयार तो हो गई है, क्या पूछूं जिससे उसे गुस्सा ना आए और मेरा काम भी हो जाए। थोड़ी देर बाद दीदी बेडरूम में आई और मेरे सामने बैठ गई। फिर दीदी बोली, अब बोल क्या खेलना है। तब मैंने बोला, दीदी तुम्हें तो पता ही है रूथ, और डर का खेल। अब मुझे बताओ कि गेम की शुरुआत तुम करोगी या फिर मैं। तब दीदी ने कहा, तुम ही करो शुरुआत। फिर मैंने दीदी से पूछा, आपको ट्रुथ चाहिए या फिर डर। तब दीदी बोली, ट्रुथ। फिर मैंने सवाल पूछा, तुम्हारा अभी कोई बॉयफ्रेंड है क्या। मेरा सवाल सुनते ही दीदी बोली, ये कैसा सवाल है नवीन। तब मैंने कहा, ही मेरा सवाल है और आपने ही तो ट्रुथ चुना है, तो अब बताओ। फिर दीदी बोली, हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है। इसके बाद दीदी से बोला, अब आप मुझसे पूछो, मेरा भी ट्रुथ है। तब दीदी ने थोड़ा सोचा और फिर मुझसे सवाल पूछा। दीदी बोली, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तब मैंने हमें जवाब दिया। और कहाँ है वो, मेरे सामने ही बैठी है। मेरा जवाब सुनते ही दीदी थोड़ा गुस्से में बोली, अरे भाई ऐसा बोलना गलत है, मैं तुम्हारी दीदी हूं। शुरू में ही मेरा आत्मविश्वास थोड़ा कम हो गया क्योंकि दीदी को ऐसे गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो संस्कारी थी, लेकिन मैं हार मानने को तैयार नहीं था। तब मैंने कहा, अरे दीदी मजाक में बोला था, आप तुरंत क्यों गुस्सा हो जाती हो। तब दीदी प्यार भरी मुस्कान के साथ हंस पड़ी और सर हिला दिया। इसके बाद फिर मैं दीदी से पूछने लगा, अब आपको क्या चाहिए, ट्रुथ या फिर डर। तब फिर से दीदी ने ट्रुथ बोला। तब मैंने उनसे सवाल किया, क्या आपने खेल का आनंद लिया या कोई खेल खेला। तब दीदी गुस्से में बोली, नवीन ये कुछ ज्यादा हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसे सवाल पूछने चाहिए। अब हमें यही रुक जाना चाहिए। इस पर मैंने कहा, अरे दीदी हम तो अच्छे दोस्त हैं ना, और मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे कुछ छुपा सकती हो। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझ पर विश्वास है तो फिर। दीदी बोली, लेकिन भाई तुम मेरे तो भाई हो ना, और ये बातें सही नहीं है। तब मैंने उनसे कहा, दीदी तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो, फिर भी तुम्हें ये बातें गलत लगती है। ये वही बातें हैं जो हमें साइंस में सिखाई जाती है। तब दीदी बोली, ये साइंस में नहीं सिखाई जाती भाई। तब मैंने कहा, नहीं सिखाई जाती तो मुझे इन चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। इसके बाद दीदी बोली, तुम्हें हर चीज जानने का पूरा हक है, लेकिन ध्यान रखो कि तुम किससे पूछ रहे हो। तुम मुझसे यानी कि अपनी दीदी से ये सब पूछ रहे हो। तब मैंने कहा, दीदी तुम्हें भी पता है कि मेरे कोई और दोस्त या गर्लफ्रेंड नहीं है, तो मैं किससे पूछूंगा, तुम ही हो जिससे मैं हर बात करता हूं। तब दीदी को थोड़ा बुरा लगा क्योंकि बचपन से ही मैं ज्यादा बाहर नहीं गया था और इसीलिए मेरे ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। उसे समझ में आ गया कि मैं नहीं मानूंगा। तब वो बात करने के लिए तैयार हो गई। तब दीदी बोली, हाँ मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ आनंद भरे पल गुजारे हैं। तब मैंने कहा, दीदी इतनी छोटी सी बात के लिए कितना समय ले लिया। इस पर दीदी बोली, अब तो खुश होना। फिर दीदी थोड़ी मुस्कुराई और बोली, अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, ट्रुथ या डर। तब मैंने उनसे कहा, डर। इसके बाद दीदी ने सवाल किया, क्या तुमने कभी किसी को किस किया है। तब मैंने कहा, नहीं, लेकिन अगर कोई लड़की तुम्हारी तरह दिखने वाली और तुम्हारी जैसी मिली तो जरूर करूंगा। इस पर दीदी बोली, क्या अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं और अब फिर कह रहे हो कि अगर कोई और लड़की मिली तो किस करोगे। इतना सुनते ही मैं बोला, तो क्या तुम्हें किस करूं दीदी। तब दीदी बोली, हाँ, लेकिन गाल पर। मैंने कहा, नहीं, मुझे तो कहीं और चाहिए। अब दीदी गुस्सा हो गई थी और मुझे डांटने लगी, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी क्योंकि मुझे पता था कि अगर अब मैं रुक गया तो फिर कभी दीदी से बात नहीं कर पाऊंगा। किसी तरह मैंने दीदी को शांत किया। मैंने कहा, दीदी ठीक है, गाल पर ही सही है, अब मैं करूं क्या। तब दीदी ने कहा कि हाँ जल्दी किस करो। तब मैं दीदी के पास गया
और कुछ देर ऐसे ही देखता रहा। फिर मैंने वो किया जो मुझे शायद नहीं करना चाहिए था। फिर धीरे धीरे दीदी को मैंने तैयार किया और मैं उन्हें अपनी आगोश में लेने लगा। तब दीदी ने मुझे रोकने की कोशिश की। तब मैंने महसूस किया कि मैं अपनी हदें पार कर रहा हूं। इस समय दीदी की आंखों में नाराजगी और चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने मुझे प्यार से समझाते हुए कहा, नवीन, ये सब बातें एक मजाक तक ठीक है, लेकिन भाई बहन के रिश्ते की एक मर्यादा होती है, हमें उसे पार नहीं करनी चाहिए। मैंने दीदी की बात को गंभीरता से लिया। मुझे भी एहसास हुआ कि दीदी का दिल दुखाना गलत है। मैंने दीदी से तुरंत माफी मांगी और उनसे वादा किया कि अब मैं ऐसा कोई मजाक नहीं करूंगा जिससे हमारे रिश्ते में कोई दूरी आए। दीदी ने मेरी माफी को स्वीकार करते हुए मुझे गले लगा लिया और कहा, भाई, मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूंगी, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे रिश्ते की कुछ सीमाएं होती हैं। तब मैंने दीदी से कहा, हाँ दीदी, अब मैं समझ गया हूं, मैं आपको कभी दुखी नहीं करूंगा। इसके बाद हम दोनों ने हंसते हुए फिर से सामान्य बातचीत शुरू कर दी। अब दीदी ने मुझे मेरे दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने की सलाह दी और कहा कि जीवन में रिश्तों की मर्यादा और सम्मान बनाए रखना बेहद जरूरी है। इस बातचीत में मुझे ये सिखाया कि मजाक की भी एक सीमा होती है और रिश्तों में आपसी समझ और सम्मान होना चाहिए। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ हंसते हुए खेल को खत्म किया और ये वादा किया कि हमारे बीच दोस्ती और प्यार हमेशा बना रहेगा, लेकिन रिश्तों की मर्यादाओं को भी कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निकिता है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। हमारे घर में मेरे मम्मी पापा, दादा दादी और मैं ही रहती हूँ। मैं अपने माता पिता की एकलौती संतान हूँ और मुझे उन्होंने ढेर सारे प्यार और देखभाल के साथ पाला है। आज मेरी उम्र 20 साल है, लेकिन अगर आप मुझे देखेंगे तो शायद आपको यकीन ना हो, क्योंकि मेरी उम्र और शरीर का आकार किसी 16 साल की लड़की से भी कम नहीं है। और इसका मैं खुद को ही देती हूँ। जब से मैंने 15 साल की उम्र में कुछ बदलावों की शुरुआत की थी, तब से ही मैंने खुद को एक नए रूप में ढालना शुरू कर दिया था। हमारे घर में कुल 5 कमरे हैं। एक में मम्मी पापा रहते हैं, दूसरा दादा दादी का है जो अब 60 से ऊपर की उम्र के हैं और अक्सर अपने कमरे में आराम करते रहते हैं। तीसरे कमरे में मैं खुद रहती हूँ और बाकी 2 कमरे हम अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे पापा की उम्र 39 साल है। पापा एक सफल बिजनेसमैन है और उनका खुद का बिजनेस है। हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन हम बहुत अमीर भी नहीं है। वहीं मेरी मम्मी बहुत खूबसूरत है, लेकिन उनकी सोच आज भी बहुत पारंपरिक है। वह अपना ज्यादातर समय पूजा पाठ, दादा दादी की सेवा और घर के कामों में बिताती है। पापा के साथ उनका रिश्ता भी थोड़ा खास नहीं है, क्योंकि मम्मी अपने समय का अधिकतर हिस्सा घर के कामों में लगाती है और पापा को ज्यादा समय नहीं दे पाती है। पापा अपनी बिजनेस लाइफ में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनका ध्यान कभी मम्मी पर नहीं जाता। यही वजह थी कि एक रात जब सभी खाना खाकर सोने चले गए तो मैंने अचानक मम्मी पापा के कमरे से लड़ाई की आवाजें सुनी। मेरे दिल में जिज्ञासा उठी और मैंने सोचा कि मुझे यह जानना चाहिए कि वे क्यों लड़ रहे हैं। पहले तो मैंने सोचा कि मम्मी से पूछ लूंगी, लेकिन फिर ख्याल आया कि इससे वह मेरे सामने असहज हो सकती है। अंत में मुझसे और रहा नहीं गया। मैंने खिड़की से देखा जो उनके कमरे की तरफ खुलती थी। खिड़की पुरानी जरूर थी, लेकिन उसमें कुछ छेद थे। मैंने कमरे की लाइट बंद की और उस छेद से झांकने की कोशिश की। जो दृश्य मैंने देखा वह मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैंने पापा और मम्मी को इस तरह कभी नहीं देखा था। मम्मी बार बार पापा से कुछ कह रही थी
और पापा की प्रतिक्रियाएं मुझे बहुत अजीब लगी और फिर जो कुछ हुआ वह एक घड़ी की तरह मेरे दिमाग में लगातार घूमता रहा। जब मम्मी को यह महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है तो वह गुस्से में कुछ देर तक खड़ी रही। फिर धीरे धीरे वह शांत हुई। मम्मी ने पापा को पास बुलाया और फिर दोनों ने कुछ देर के लिए ऐसा किया जैसा पति पत्नी आम तौर पर करते हैं। थोड़ी देर बाद मम्मी ने खुद को संभाला, लाइट बंद की और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई। अब कमरे में अंधेरा था और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस रात मेरी आंखों के सामने जो कुछ भी हुआ था उसकी तस्वीरें मेरे मन में रूप से बैठ गई और जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटी मम्मी पापा की वह छवि मेरे ख्यालों में तैरने लगी। एक अजीब सा एहसास था जैसे मेरे भीतर कुछ जाग रहा हो। यह पहली बार था जब मैंने अपने शरीर और दिमाग को नए तरीके से महसूस किया। वह रात मेरे लिए बहुत खास थी कि उस रात मुझे अपनी पहचान और अपने शरीर के बारे में बहुत कुछ समझ में आया। फिर मम्मी बोली, बेटा सुबह के 8 बज रहे हैं, स्कूल नहीं जाना है क्या? तो जैसे ही मम्मी की आवाज़ आई मैंने बिस्तर छोड़ा और बिना सोचे समझे सीधे बाथरूम की ओर बढ़ी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला खुला मेरे सामने वही पुराना नज़ारा था जो मेरे दिल और दिमाग में हमेशा घूमता रहता था। फिर वही ख्वाहिशें, वही दबी हुई इच्छाएं और मुझे फिर से खुजली महसूस होने लगी। मैंने अपनी कमजोरी को नज़रअंदाज करते हुए अपने हाथों की मदद ली। मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास था, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला। खैर, जैसे तैसे खुद को स्कूल जाने के लिए तैयार किया, ड्रेस पहनी और बाहर आ गई। नाश्ते की टेबल पर पापा से सामना हुआ। रोज की तरह मैंने उन्हें गुड मॉर्निंग कहा और आज भी मैंने वही कहा, लेकिन आज मेरे दिल में और था। मैं उनके ठीक सामने जाकर कुर्सी पर बैठ गई और नाश्ता करने लगी। नाश्ते के बाद स्कूल जाने के लिए बाहर जाने लगी, लेकिन मेरा मन पापा को छोड़कर जाने का बिल्कुल नहीं कर रहा था। थोड़ी देर के लिए बाहर तो गई, लेकिन फिर अचानक वापस लौटी और बहाना बनाया कि मेरी बस निकल चुकी है। उनके पापा की आदत थी मुझे स्कूल छोड़ने की, तो मम्मी ने कहा, जा पापा से कह दे वह तुझे स्कूल छोड़ आएंगे। मैं खुशी खुशी पापा के कमरे में गई और उनसे कहा, पापा स्कूल छोड़ दो, मैं लेट हो रही हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं टी शर्ट पहन लूँ, तू बाहर इंतजार कर। मुझे लगा कि आज तो मेरी बात मान ही ली गई। पापा मुझे ज्यादातर स्कूल कार में छोड़ते थे, लेकिन इस बार उन्होंने मेरी इच्छा को पूरा करते हुए एक्टिवा स्कूटी पर मुझे स्कूल छोड़ने का फैसला किया। हमने घर से निकाला और रास्ते में पापा ने मुझे स्कूटी पर बैठाया। रास्ता लंबा था और सुबह का समय था, सड़कें सुनसान थी। जब हम घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर पहुंचे तो मैंने जिद पकड़ ली और कहा, पापा गाड़ी में चलाऊंगी, मुझे स्कूटी पर बैठकर चलाने का मन है। पापा परेशान होकर बोले, ठीक है, लेकिन हैंडल मैं ही पकड़ूं। मुझे अब लगने लगा था कि मेरा प्लान सफल हो सकता है और पापा ने स्कूटी साइड में रोका। मुझे अपनी जगह पर बैठाकर पापा ने दोनों हाथों से हैंडल पकड़ा और धीरे धीरे चलाने लगे। इस दौरान मेरा ध्यान गाड़ी चलाने पर नहीं था, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। फिर हम मस्ती करते हुए स्कूल पहुंचे। मैंने पापा को एक आखिरी बार विश किया, लेकिन मुझे लगा कि पापा शायद अब मुझसे थोड़ा परेशान हो गए हैं, क्योंकि मैंने आज कुछ ज्यादा ही कर दिया था। पूरे दिन मेरे दिमाग में पापा का ही ख्याल घूमता रहा। अब मेरी इच्छा यही थी कि मैं हमेशा उनके साथ बैठकर इस तरह की मस्ती करती रहूं, लेकिन क्या मुझे समझ आ रहा था कि यह सिर्फ एक छोटी सी हरकत थी या फिर कुछ और? फिर जैसे ही मैंने बाथरूम से बाहर कदम रखा मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, मानो सारी थकान और परेशानी बस खत्म हो गई। मैंने खुद को फ्रेश किया और बिस्तर पर लेट गई। कुछ ही समय में नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। जब आंखें खुली तो शाम के 6 बज रहे थे। मैंने जल्दी से नहा धोकर नए कपड़े पहने, उम्दिम तुमम पहने, कुछ ऐसा जो मुझे थोड़ा अलग और खास महसूस कराए। पापा का आना अब कुछ ही समय की दूरी पर था।
लेकिन मम्मी का कोई पता नहीं था। फिर 7 बजे के आसपास पापा ने दरवाजे की घंटी बजाई और मैं दौड़ते हुए उनके पास गई। जैसे ही दरवाजा खोला पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा आज तो बहुत स्मार्ट लग रही हो। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि अब मुझे लगने लगा था कि मैं धीरे धीरे पापा को अपनी ओर आकर्षित कर पा रही थी। पापा अंदर आते ही चाय का ऑर्डर देने लगे और मैं चाय बनाने के लिए किचन में गई। थोड़ी देर बाद पापा भी फ्रेश होकर किचन में आ गए और हम दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। तभी मेरी नज़र पापा पर पड़ी, वह कहीं और देख रहे थे और मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली हो, चाहे तैयार हो चुकी थी। तो मैंने पापा से कहा, डाइनिंग रूम में बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। और फिर चाय देकर मैं बाथरूम में जाकर थोड़ी देर खुद को शांत करने लगी। जब मैं बाहर आई तो मम्मी भी आ चुकी थी और मुझे गुस्सा आया। अब मैं पापा से अपनी बात कहने का मौका खो नहीं सकती थी। मम्मी के आ जाने से पापा का मूड भी थोड़ा थोड़ा सा बदल गया था, क्योंकि वह भी मम्मी की वजह से कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। मुझे भी उनसे थोड़ा सा छेड़छाड़ करने में मजा आ रहा था। खाना खाने के बाद पापा ने मुझसे कहा, चल थोड़ा घूम कर आते हैं, और मुझे लेकर घर से बाहर निकल आए। बाहर आकर उनका मूड बदला और कहने लगे, चल पिक्चर देखने चलते हैं। तो मैं समझ गई कि पापा मुझे अकेले समय देना चाहते हैं। हम एक्टिवा पर सवार होकर सिनेमा हॉल पहुंचे और रास्ते में मम्मी को फोन कर दिया कि हम पिक्चर देखने जा रहे हैं। सिनेमा हॉल में कोई खास भीड़ नहीं थी, क्योंकि वहां पुरानी मूवी लगी थी। हॉल में सिर्फ 35 से 40 लोग थे और हम बालकनी में बैठ गए। हमारा नसीब इतना अच्छा था कि बालकनी में हमारे अलावा सिर्फ एक लड़का था, जो काफी आगे की सीट पर बैठा था। फिल्म शुरू हुई, लेकिन अब फिल्म की बजाय हमारा ध्यान कहीं और था। पापा मेरी तरफ तिरछी नजर से देख रहे थे और मैं भी पापा के साथ अपने इस पल को महसूस करने के लिए बेचैन थी। जैसे ही मेरे पैर पर अचानक किसी ने काटा, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई जानवर ने हमला कर दिया हो। मैं तुरंत खड़ी हो गई। पापा घबराए हुए बोले, क्या हुआ बेटा? मैंने कहा, पापा मेरे पैर पर किसी कीड़े ने काट लिया है। पापा ने तुरंत कहा, बेटा बैठ जा, अगर काटे तो मेरी सीट पर आ जाना। तो मैं बैठ गई, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद मैंने फिर से अचानक खड़ा होना शुरू किया। इस बार किसी ने नहीं काटा था, बल्कि मैंने जानबूझकर ऐसा किया था। पापा हंसी में बोले, अगर काटे तो मेरी सीट पर आ जाना थी। मैंने मजाक करते हुए कहा, पापा जैसे उस कीड़े ने मुझे काटा वैसे ही आपको भी काट लेगा। पापा थोड़ी देर चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, तू एक काम कर, मेरे बगल में बैठ जा। और मैं पूरी तरह से तैयार थी। पापा के कहने पर मैं उनके पास जाकर बैठ गई और पर्दे की ओर देखने लगी। मैं उनके बगल में बैठकर पूरी तरह से छोटी सी महसूस हो रही थी, जबकि मेरी उम्र उस समय 18 साल थी। फिर पापा ने पैसे निकाल कर कहा, कैंटीन से कुछ ले आ बेटा। मैंने बाहर जाकर कैंटीन से खाने के सामान खरीदे और टॉयलेट जाने के बाद वापस आई। पिक्चर शुरू हो चुकी थी और मैं पापा के पास बैठते हुए बोली, पापा मुझे आपके साथ बैठने में बहुत अच्छा लग रहा है। पापा मुस्कुराए और कहा, तो फिर 1 मिनट रुक, मैं खुद को सेट कर लूं। अब अंधेरे में मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही पापा ने मुझे बैठने के लिए कहा, मैंने फिर से उनके बगल में जगह बनाई। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि जो मेरे मन में चल रहा था वही पापा के मन में भी था, लेकिन वह बोल नहीं रहे थे। फिर मैंने इशारे से पापा से बात की और उन्होंने बिना कुछ कहे मेरी बात समझ ली। उस पल में जैसे मम्मी पापा एक दूसरे का साथ देते हैं, वैसे ही आज मैंने पापा का साथ दिया। हम दोनों ने काफी देर तक उस पल का आनंद लिया, बिना कोई शब्द कहे। हम दोनों अब शांत थे और थक चुके थे। 20 मिनट बाद पिक्चर खत्म हो गई।
और लाइट जलने से पहले ही मैंने खुद को संभाल लिया। जैसे ही लाइट जली हम बाहर निकले और पापा मुस्कुराते हुए बोले, पिक्चर कैसी लगी? मैंने कहा, पापा इससे बढ़िया पिक्चर मैंने आज तक नहीं देखी, लेकिन मुझे चलने में बहुत तकलीफ हो रही है। पापा ने बिना कोई देर किए मुझे अपनी गोदी में उठा लिया और पार्किंग तक ले गए। फिर मैं मुस्कुराती हुई गाड़ी में बैठ गई और हम घर की ओर चल पड़े। तो उस दिन के बाद से पापा मेरा और मेरा पापा का ख्याल रखने लगे हैं और मैं भी उनके ख्यालों में हमेशा उनके साथ हूँ। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हमेशा आपके लिए रोमांटिक और दिलचस्प कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।